गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है ओम के नियम के निगमन का, यानी ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम लोग करेंगे, लेकिन किसके सहारे। जो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और धारा में संबंध हम लोग देख रहे थे, तो I = NeVDA याद कीजिएगा। और जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है वो पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद में इस लेक्चर को देख लें। तो आज हम लोग ये करेंगे कि ओम के नियम का प्रतिपादन करेंगे और किसके आधार पर, किसके अनुसार, अनुगमन वेग के सिद्धांत के अनुसार। पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होता रहता है, हर साल पूछा जाता रहता है। तो आपके बोर्ड की परीक्षा के अनुसार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी पेपर देने जाइएगा इसे तैयार करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिस नियम का प्रतिपादन करने जा रहे हैं, अनुगमन करने जा रहे हैं, आप देखें कि वो नियम है क्या। तो सबसे पहले तो यही हम जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए, ओम का नियम कहता है V = IR और R = V/I। ओम कहते हैं R इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको एक तरीके से और समझें, वोल्टेज के समानुपाती होता है करंट, यानी जितनी वैद्युत धारा होगी उतना करंट, या फिर कह लीजिए वैद्युत धारा के बढ़ने से वोल्टेज या विभव बढ़ता है, या विभव के बढ़ने से वैद्युत धारा बढ़ती है। ये एक दूसरे के समानुपाती है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, दूसरे के घटने से फिर पहला वाला घटेगा। एक दूसरे के समानुपाती होने का यही नियम होता है। और जब आप इसमें से समानुपाती निकाल देंगे तो V के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हो जाएगा V = IR या I = V/I। इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए आप, एक कांस्टेंट हम लोग इस्टेब्लिश कर देंगे। वो कांस्टेंट क्या होगा? R। और R जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका मान नियत है। ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग ओम के नियम का अनुगमन करने जा रहे हैं तो स्थिति ऐसी बननी चाहिए अंत में कि जो R का मान आए उसे कांस्टेंट होना चाहिए। यदि R का मान कांस्टेंट आ जाता है तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने ओम के नियम का अनुगमन कर लिया, या फिर कहिए व्युत्पत्ति कर ली है ओम के नियम की। तो ओम के नियम में यही है जो आपके सामने है, इसमें R कांस्टेंट होता है। तो जो भी मान R का हम लोग निकाल पाएंगे अंत में, उसे कांस्टेंट होना चाहिए। यदि कांस्टेंट मान आ जाता है तो ओम के नियम का हम लोग प्रतिपादन कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जिसे आप पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या ही होता है। तो I = NeVDA। तो इसमें जो VD है यही तो अनुगमन वेग है, इसे हम पहले से जानते हैं। बाकी चर्चा आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग वायर लेते हैं या एक हम लोग चालक लेते हैं। आप जानते हैं जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक के अंदर। तो आपने बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन बना लिए चालक के अंदर, और चालक की लंबाई आपने L ली हुई है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको आपने A लिया हुआ है। ये एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A लिया हुआ है। अब हम देखते हैं, आप जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह से इधर उधर घूमते रहते हैं।
फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही आप इसमें कोई बैटरी लगा देते हैं, कोई विभव स्थापित कर देते हैं, इनके टर्मिनल के बीच एक विभवांतर लगा देते हैं V, जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है एक तरफ हो जाएगी, सभी की दिशा एक तरफ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा हो जाती है। और इसी के साथ विद्युत धारा की दिशा इनके अपोजिट होती है, यानी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। तो जो I है विद्युत धारा, उसकी दिशा प्लस से निगेटिव की तरफ हो जाएगी। उसके साथ आप ये जान लीजिए कि जब हमने एक विभवांतर उत्पन्न कर दिया था इस चालक के सिरों पर, तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र E है उसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। तो ये एक आपने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वजह से वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और उसको अनुगमन वेग कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वैद्युत धारा बहेगी। तो पहली बात कि हमने वैद्युत विभव उत्पन्न कर दिया, एक विभवांतर लगा दिया दोनों सिरों पर, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से इन इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल आरोपित हो जाएगा। वैद्युत बल आरोपित होने की वजह से ये एक दिशा में चलने लगेंगे, इनके चलने से वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो E है इसका मान कितना होगा। तो E इज इक्वल टू जो आपने पोटेंशियल या विभव स्थापित किया है उसके बटे इस तार की लंबाई, तो वो है L। तो ये E आ गया। फिर आप कहेंगे सर आपने कहा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो इन पे वैद्युत बल भी लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे, वो वैद्युत बल कितना लगता है आप जानते हैं, F इज इक्वल टू ma होता है, यांत्रिकी में आपने पढ़ा है। तो A इज इक्वल टू F अपान m हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों पर हम कोई वैद्युत बल आरोपित करते हैं तो F इज इक्वल टू QE होता है। Q यहाँ कौन है, आवेश, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो Q की जगह हम इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर जो बल उत्पन्न होगा वो E इंटू E हो जाएगा। तो F की जगह पर ये मान आप रख सकते हैं, रख लीजिए। अब बताइए कैपिटल E बराबर V अपान L है, तो आप ये भी रख सकते हैं, तो आप इसे भी रख लीजिए E B अपान ML। तो A इज इक्वल टू इतना आपके सामने मान आ गया है, ये A आ गया है। अब आप ये बताइए कि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी, जिन लोगों ने नहीं सुना था वो जान लें कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है, जब उस पर बल आरोपित होगा तो त्वरण आरोपित होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसका वेग बढ़ता जाना चाहिए, और मैंने आपको बताया था उसका वेग बढ़ता नहीं जाता है, एक सामान्य वेग से वो चलते जाते हैं। ये बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रास्ते में पॉजिटिव आयनों से टकराते हैं और फिर चलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर चलते हैं, तो उनकी बराबर टक्कर होती रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है, तो जो समय लगता है उसको श्रांतिकाल कहते हैं, उसको श्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसको टाउ से हम लोग लिखते हैं। तो जब हम लोग अग्रिम गणनाएं करेंगे तो इस टाउ का इस्तेमाल करेंगे समय की जगह पर। अब हमें आप ये बताइए कि आपने 11th क्लास में देखा था V इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या U प्लस AT, याद कीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन की जिस समय टक्कर हो जाती है उस समय इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, यानी प्रारंभिक वेग है, ये फाइनल वेग है, अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। ठीक है, अंतिम वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, त्वरण कितना है, समय कितना लगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच। अब देखिए इलेक्ट्रॉन चला, आयन से टकराया, रुक गया, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, रुक जाएगा, फिर चलेगा, ऐसे ये चलता रहेगा।
तो जैसे ही टक्कर हुई तो ये रुका था, अब रुकने के बाद चलेगा, तो प्रारंभिक वेग तो इसका 0 है अभी, तो लिखिए v = 0 + a। अच्छा t कौन सा लेंगे, इन्हीं दो टक्करों के बीच का तो टाइम लेंगे, और दो टक्करों के बीच का टाइम क्या होता है, श्रांति काल होता है, तो आप यहाँ टाउ लिख दीजिए, ठीक है। फिर लिखिए v = a का मान आप रख दीजिए, ये निकाला था आपने, EV/ml × टाउ। देखिए ये इसका वेलोसिटी आ गया है। अब जब आपने वेलोसिटी निकाल लिया है तो ये बताइए जो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। जब अनुगमन वेग कहते हैं तो उसे Vd से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, उसे Vd से लिखते हैं। अब आप हमें ये बताइए, हमने Vd निकाल लिया है तो हम Vd का मान इस समीकरण में रख सकते हैं। तो आइए Vd का मान हम समीकरण में रख के देखते हैं। तो I = Ne और Vd बताइए कितना है, EV/ml और टाउ, और A साथ में है, तो ये देखिए इतना मान आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस V को यहीं रहने देते हैं और I को नीचे ले लेते हैं। देखिएगा इस V को यहीं रहने देते हैं और इस I को नीचे ले लेते हैं, और यहाँ जो कुछ नीचे है उसे आप यहाँ लिख दीजिए, और जो ऊपर बचा है उसे नीचे लिख देते हैं। तो लिखिएगा n, तो 2 बार E है तो E² है, तो टाउ और A, तो ये है टाउ और ये है A। अब ये V/I के बराबर है, देखिएगा V/I के बराबर सब है, और यहाँ आप बताइए V = IR में R = V/I होता था कि नहीं, R = V/I, तो इसके मतलब V/I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम R लिख सकते हैं। अब याद कीजिए ओम के नियम में हमें यही प्रूव करना था कि जो R होता है उसे कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है। आइए आप देखिए, ये तो जो वायर आपने लिया है उसका द्रव्यमान है। क्या वैद्युत धारा प्रवाहित होते होते इसके द्रव्यमान घटने या बढ़ने वाला है, नहीं, वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया। Li तार की लंबाई देखिए आप, वैद्युत धारा बहती रहती तो तार की लंबाई घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो भी कांस्टेंट है। फिर आइए N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, घूम घूम के सारे यहीं आते रहेंगे, सर्किट पूरा करते रहेंगे, यहीं आते रहेंगे, नंबर घटने बढ़ने वाले नहीं हैं। E यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, वो कांस्टेंट रहता है। फिर आइए टाउ, श्रांतिकाल, वो भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। और तार के क्रॉस सेक्शन का एरिया, जब तार मोटा पतला नहीं हो रहा है, ये तार मान लीजिए, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्षेत्रफल है। जब तार की लंबाई नहीं बढ़ रही न घट रही है तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा बढ़ेगा, नहीं घटेगा बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारे पद जो हैं ये कांस्टेंट है। अगर ये सारे पद कांस्टेंट है तो इसके मतलब R जो है वो कांस्टेंट है। तो R कांस्टेंट, ये आपने प्रूव कर दिया कि R कांस्टेंट है, अतः V = IR या R = V/I यहाँ प्रूव हो जाता है। तो ये आपको प्रूव करना है। यदि एक बार में बात समझ नहीं आ रही आपको तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे लर्न कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलिए पेपर के किसी न किसी सेट में ये पाया जरूर जाएगा, तो इसे तैयार जरूर कर लें। कोशिश करें 2-3 बार इसे देख लें, और साथ ही साथ चैनल को देखने के बाद उसे सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उन पे इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू।